आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं द वायर उर्दू का ये ख़ास प्रोग्राम इन दिनों में आज हम बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक या तलाक़ बिद्दत या तलाक़ सलासा के बारे में, जिसके मुतालिक गुज़िश्ता हफ़्ते मरकज़ी काबीना ने एक बिल पेश किया है, जिसके मुताबिक कि अगर एक नशिस्त में 3 तलाक़ें दी जाएं तो उसे एक जुर्म करार दिया गया है और उसकी वजह अगर कोई ऐसा करता है, कोई शख्स ऐसा करता है तो उसको सज़ा हो गई। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में ये कहा था कि तलाक़ बिद्दत जो है वो एक गैर कानूनी और एक गैर आइनी चीज़ है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और उस वक्त भी ये बात हुकूमत की तरफ से आई थी कि हम इसको लेकर के कानून लाएंगे, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि ऐसे कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये कानून अभी मरकज़ी काबीना ने उसको पास कर दिया गया है। अभी जो इजलास चल रहा है पार्लियामेंट का विंटर सेशन, इसमें उम्मीद की जा रही है कि इसको पेश किया जाएगा। इसको लेकर के मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, जिन लोगों ने तलाक़ और मुस्लिम ख़वातीन के जो हुकूक़ है उसके मुतालिक काम किया है, उसमें वो अलग अलग तरह से रद्द अमल दे रहे हैं। इसीलिए हम आज इस मौजू पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सईदा हमीद साहिबा हैं। आप जानते हैं कि वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुकी हैं। इसके अलावा मुस्लिम वुमेंस फोरम से वाबस्ता रही हैं और लगातार मुस्लिम ख़वातीन और जो दूसरे मसाइल हैं, ख़ास तौर पर हुकूक़ इंसानी और समाजी इंसाफ के जो मसाइल हैं उस पर लिखती रही हैं, बोलती रही हैं। तो आज हम उनसे इन दिनों में बातचीत कर रहे हैं। सईदा आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मरकज़ी काबीना ने जो बिल पेश किया है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, आप उसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं ये जो तलाक़ सलासा का जो बात आपने उठाई है, मैंने इसके बारे में सन 2000 में एक रिपोर्ट लिखी थी जी। वो औरतों के मुतालिक थी और वो पहली रिपोर्ट थी जिसका नाम था बेआवाज़ों की आवाज़, हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों की हैसियत। और ये मैंने अपने ज़ाती उससे नहीं लिखी थी, ये मैंने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मेंबर होने की हैसियत से लिखी थी। तो उसका एक ऑफिशियल स्टैम्प भी था। तो मुझे उस वक्त ये लगता था, क्योंकि आप 17 साल पीछे जाइए, हम सोच भी नहीं सकते थे कि दुनिया कितनी बदल जाएगी। पर कहीं मुझे ये ख्याल था कि ऐसा ना हो कि अगर हम अपने माशरे में ख़ुद तब्दीली न लाएं, हम अपने माशरे में रिफ़ॉर्म न लाएं, और मज़हब ने तो एक पॉइंट ही किया है हमें, उसको हम उस चीज़ को हम आगे लेके जाएं औरतों के हुकूक़ से वाबस्ता करके, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इसमें मदाखलत करे। और हमने पहले दिन से कहा था कि हमको ये मदाखलत मंजूर नहीं। 17 साल के बाद मुख्तलिफ़ सरकारें आईं और इस वक्त एक सरकार ने इस पे अपना हस्तक्षेप कर दिया, यानी अपना दस्तखत इस पे कर दिए। अब ये काबीना ने इसको मंजूरी दी है कि ये सरमाई इजलास में ये इंट्रोड्यूस हो, और इसमें एक क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, यानी 3 साल की कैद है और उसके अलावा फ़ाइन है। अब आप इसको अगर प्रैक्टिकल एरिना में देखें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मुसलमान औरतें किस तरह से उनको फ़ायदा पहुंचेगा, ये सवाल उठता है। खैर, आप उसको एक तरफ रखिए, मगर दूसरी तरफ ये है कि आज के अखबार में एक ख़बर है कि जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं लॉ एंड जस्टिस के, उन्होंने ये कहा है कि हमने किसी मुसलमान ग्रुप के साथ हमने इसका कोई डायलॉग नहीं किया है। ये लिखित में मौजूद है, उनका बयान आज के अखबार में। तो मैं ये समझती हूँ कि जो लोग इससे सबसे ज़्यादा जिन पे ये असर हुआ है, उन्हीं को नज़रअंदाज, उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो ये बजाते ख़ुद एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। ये एक पहलू है। आपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बयान का जिक्र किया। जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, जिस पर यह जिम्मेदारी है कि मुल्क में ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ की हिफाजत करे,
उसके हवाले से भी ये खबर आई थी कि उनसे भी कंसल्ट नहीं किया कायदे से। नहीं, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमान, बल्कि हुकूमत के अंदर जो मिनिस्ट्री जिम्मेदार है ख़वातीन के हुकूक के लिए, उनसे भी कंसल्ट नहीं किया जी गया। जी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? एक तरह का मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कहते हैं अ वेरी कैवलियर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, यानी एक बहुत ही एक हल्का सा उसको लेना। यानी कोई सरकार जो औरतों के मुताल्लिक एक बिल तैयार करे, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ WCD को ना इंक्लूड करे, ये तो बहुत ही सीरियस बात है। और न सिर्फ ये, बल्कि कहीं मुझे भी याद है कि मैंने भी ये पढ़ा था कि मिनिस्टर ने इसके ख़िलाफ़ कहा है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मौजूद है। और एक और भी किस एक्ट का हवाला दिया था उन्होंने? हाँ, 498A का, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स तो उसमें 498 में हो रहे हैं। मगर यानी आप कहते हैं कि उल्टे हाथ को ये नहीं पता कि सीधा हाथ क्या कर रहा है। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही एक तरह से कोताही है, नज़रअंदाज करना है और इस बात को बहुत हल्की तरीके से लेना है। कोताही और नज़रअंदाज ही है, या सिर्फ नज़रअंदाज करना ही है, या उससे आगे की चीज़ है? क्या ये इसी तरह की सियासत है, इसके ज़रिए जो है मुस्लिम ख़वातीन के नाम पर ख़ास तरह की सियासत करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी तरफ कुछ लोगों ने इशारा किया? कुछ बल्कि जो मुस्लिम ख़वातीन के ग्रुप्स हैं उन्होंने कहा है कि मुस्लिम ख़वातीन के नाम पर सियासत न किया जाए। देखिए, मुसलमान ख़वातीन जो हैं, जो फ़िलहाल दो ग्रुप्स हैं जिन्होंने शायरा बानो के साथ ये इशू, कॉमन इशू उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, उन दोनों के मौक़िफ़ अलग अलग हो गए हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि ये ठीक है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उससे एक तरह का डिटरेंट होगा, आइंदा के लिए वो कभी कोई इसका ज़रूरत ही नहीं करेगा, क्योंकि इतनी एक संगीन सज़ा उसको मिलेगी। और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ ये होगा कि जो मुसलमान यूथ है उसको, पुलिस को एक और वजह मिल जाएगी जिसकी वजह से जिस आज तक जिसका एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मुसलमान यूथ को छोटी छोटी बातों पे और बेबुनियाद बातों पे उनके साथ जो जिस किस्म का बर्ताव हो रहा है और जिस तरह से उनको लीगली उनको जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि ये उनको, पुलिस को एक और हैंडल मिल जाएगा। और वो जो यूथ जो है वो यकीनन ये गलत बात है। और इस्लाम को तो छोड़ ही दीजिए, इसमें इस्लाम का तो यानी अगर इस्लाम के बुनियादी उसूल हम समझते और अगर हम इस्लाम के बुनियादी उसूलों पे नज़र डालें तो इसकी तलाक़ बिद्दत की तो कोई जगह ही नहीं है और हर तरीक़े से इट्स अ डिप्लोरेबल थिंग। मगर उसको लेके हम लोगों ने खुद उस पे हमने खुद आवाज़ नहीं उठाई। अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो कह दिया गया कि ये लामज़हब है। तो हम कसूरवारों के कटहरे में हम भी खड़े हैं, मगर अब मामला इतना आगे पहुंच गया है कि हमें उसके लिए कोई ना कोई रद्द अमल तो सोचना चाहिए कि क्या एक डॉक्टर इकबाल ने एक लिखा था कि पस बायत कर्द ए अक़वाम शर्क़, यानी ए मशरक़ के लोगों अब हम क्या करें। तो ये एक तरह से हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। आपका ज़ाती मौक़िफ़ क्या है इस सिलसिले में? आपको क्या लगता है कि ये जो दो पोजीशन आ रहे हैं उसमें आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? मैं अपने आप को, अगर मैं दिल की बात आपसे कहूँ तो मैं ये नहीं समझती कि इतना, अगर उनको 3 साल की सज़ा और उनको नॉन बेलेबल, कल्पेबल, नॉन बेलेबल, यानी कोई एक तरह से 498A में जो इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको आप बहुत सारा मल्टीप्लाई कर दें तो वो ये उससे मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान औरतों की ज़िंदगी पे इतना भारी और इतना बड़ा और इतना पुरअसर होगा उनकी ज़िंदगी पे। तो जब जिन लोगों को तकलीफ़ है, अगर उनकी तकलीफ़ का इजाला न हो तो फिर इसका क्या फ़ायदा। अभी भी जिसे कहना चाहिए ना कि लफ्ज़ ड्रैकोनियन बराबर इस्तेमाल होता रहा है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। या जैसे 2-3 अच्छे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये बात कही है कि एक तरह से डिटरेंट हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। मैं हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि कल को मुझे 3 साल की, ये सब मेरे ख्याल में ये सब जो है ये इनफेक्टिव तरीक़ा है।
और अब ये जो हो गया है इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा लगता है कि पानी सर से ऊपर ही हो गया है। मगर और जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये पॉलीगेमी का मसला है, अब हम उसकी तरफ से अपने माशरे में ख़ुद तरमीम ले आए, जिस तरह से रसूलुल्लाह ने जो डायरेक्शन बताया है, क्योंकि कुरान में बहुत वजाहत है कि तुम जब ज़माने में 40 और 50 और 70 शादियाँ होती थीं, उसमें इस्लाम ने कहा रुको और 4 शादियों से ज़्यादा नहीं हो सकती। मगर अगला सेंटेंस ये है कि क्योंकि तुम्हारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि तुम हर बीवी को इक्वल ट्रीटमेंट दो, इसलिए बेहतर है कि तुम एक ही पे सिर्फ एक शादी करो और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारो। ये कुरान के लफ्ज़ हैं, ये मैं आपको उसका कोई तशरीह नहीं कर रही। तो हम उस स्पिरिट में अगर इसको हम लेके और हम खुद अपने यहाँ रिफॉर्म ले आएँ, तो अगर कोई ऐसी सरकार हो कि जिसको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए मुसलमानों को ज़दोकोब करने के लिए, तो उसके पास ये चीज़ हम बिल्कुल उनके हाथ से ये इंस्ट्रूमेंट ही निकाल दें। अच्छा, ये जो बिल आया है इसको वेलकम करते हुए, इसका इस्तकबाल करते हुए भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, जो कि एक मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ के लिए एक लंबे वक्त से कोशा रही हैं, उन्होंने बहुत ग्रास रूट पर लेवल पर काम किया, उन्होंने इस बिल का इस्तकबाल किया है। और यही नहीं बल्कि इसको एक मतलब फर्स्ट इनिशिएट स्टेप माना है, और ये भी कहा है कि इसके अंदर हलाला और जो दूसरी चीज़ें हैं उसको भी शामिल करना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ये वाकई, और उन्होंने सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि जो दूसरी अपोजिशन की पार्टीज़ है, उन्होंने राहुल गांधी को भी ख़त लिखा है, उन्होंने सीताराम येचुरी को भी ख़त लिखा है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आप भी जो है उनके साथ काम करती रही हैं, तो आपने जो खदशा पहले ज़ाहिर किया कि ये कहीं एक तरह से मुस्लिम यूथ को क्रिमिनलाइज करने का एक तरीका, इंस्ट्रूमेंट ना बन जाए, तो इसको आप कैसे समझती हैं? देखिए, जब इन लोगों ने, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने भी काम किया है और कुछ किया है, बहुत ज़्यादा अरसे से नहीं किया मगर 6-7 साल से तो हैं ये, और बेबाक महिला वाले भी इसमें काम कर रहे हैं। ये बेबाक कलेक्टिव ने ये कहा है, बेबाक कलेक्टिव ने दूसरा मौक़िफ़ लिया है। जी, उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको शामिल किया जाना चाहिए। उसके नहीं, उन्होंने ये भी कहा है और ये भी कहा है कि ये बहुत एक्सट्रीम मेजर है। इससे एक तरह से ये जो आपने पहले जो बात कही थी, हमने इसके बारे में अभी बात की है कि ये क्रिमिनलाइज करेगा और उनको एक हथियार दे देगा, एक और मज़ीद ताज़ियाना लगेगा उनको, जो हमारे यूथ हैं, तो वो भी डिवाइड हो गया है। तो हम, ऐसा लगता है कि हम उसी शाख को काट रहे हैं जिस पे हम बैठे हुए हैं। तो हम ये तो नहीं कर रहे कि एक औरतों को इंसाफ दिलाने के एंथुजियाज़म में कहीं हम ये तो नहीं कर रहे कि हम सरकार के हाथ में, और इस वक्त हम जुनैद का केस है, इस वक्त अखलाक का केस है, इस वक्त अफराजुल इस्लाम का केस है, जबकि एक सरकार इतनी बड़े बड़े जो कत्लेआम हो रहे हैं उस पर खामोशी इख्तियार, बल्कि खामोशी ही नहीं, उस पर कॉम्प्लिसिटी भी है और एक तरह से इम्प्यूनिटी भी है। क्योंकि अगर मैं शंभू लाल रेगड़ हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कुछ होने वाला तो है नहीं, बल्कि मेरे लिए 3 लाख रुपए जमा हो गया है कि मुझे इस केस में मेरे लिए लड़ा जाए। तो ये जो एक तरह से जो शह मिल रही है, इन हालात में यकीनन ये तलाक़ सलासा और गुनाह है, ये बिद्दत है। तलाक़ बिद्दत यानी बहुत गुनाह की तलाक़, तो उसको लेके हम बहुत लोगों ने नाइंसाफ़ी की है, ये सब बात सही है, मगर उसको हमने एक तरह से एक ऑपोजिशन के हाथ में दे दिया है, क्योंकि मुसलमानों को इसके मुसलमानों के लिए ये एक बहुत ही एक अजीब और गरीब किस्म का एक वो हो गया है, शशोपंज का मामला हो गया है कि एक तरफ जाते हैं तो लोग कहेंगे अच्छा, तो सरकार ने कोई बात की मुसलमानों पे अंकुश लगाने की, तो हम उसको अपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो कहेंगे कि ये बिल्कुल ही मामला उल्टा है। तो मेरे ख़्याल में मेरे पास इसका कोई सल्यूशन नहीं है, मगर इतना मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा लगता है कि हम जिस शाख पे बैठे हैं उसी को हम काट रहे हैं। जी, आपके पास इसका हल नहीं हो, लेकिन आप
बहुत लोगों से मिली हैं, शायरा बानों से मिली हैं, और उनका क्या कहना है, और मतलब अगर उनको सामने रख के, और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपका जो फील्ड वर्क है, मतलब कोई 30 साल का, तो उसकी बुनियाद पर अगर कुछ सजेशंस, कुछ मशवरे अगर आपको देने हों तो आपके क्या मशवरे होंगे? मेरा शुरू में ये ख्याल था महताब कि मैं मुस्लिम विमेन फोरम के तहत मैं ये जो उलेमा हैं, जो मौलवी हैं, उनको मैं कॉन्फिडेंस में लूँ और उनको बताऊं कि औरतों के हुकूक के लिए अगर वो खड़े नहीं हुए तो ये मामला बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा। इसी को लेके मैं मिली 1999 में मैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के उससे वसीले से मैं मौलाना अली मियाँ से मिली, जो नदवतुल उलमा के हेड थे और जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयर थे। और मुझे लगा कि उनमें बहुत एक तरह से दर्दमंदी थी। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो और हम वी आर गोइंग टू इस पे हम गौर करेंगे और यकीनन हमें ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए। उसके बाद काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी बने, उनसे भी मेरा कांटेक्ट रहा, तो उन्होंने भी फिर उन्होंने औरतों के यहीं जामिया में जहाँ बैठे हैं यहाँ एक उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें ख़वातीन को बुलाया और पहली बार ख़वातीन स्टेज पे आके उन्होंने अपनी बात रखी। क्योंकि देखिए बात यह है कि मैं तो कुरान पढ़ती हूँ और उसका मतलब समझती हूँ और मैं उसकी तशरीह पढ़ती हूँ और कमेंट्री पढ़ती हूँ, इसलिए मुझसे तो कोई नहीं बता सकता कि मेरा इस्लाम क्या है, मुझे मालूम है मेरा इस्लाम क्या है। मगर ज़्यादातर लोगों के लिए इनके पास इतना ज़बरदस्त अच्छा प्लेटफॉर्म है, जब ये खुतबे देते हैं अगर उसमें ये बात कहें, जैसे मौलाना हाली ने जो बात कही थी अपनी मुनाजात में, जो कही थी कि खासा खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, और उसमें औरतों के मसाइल की बात की थी। उस वक्त लोग ज़ारो कतार रोते थे, मतलब एक अच्छे वाज अगर बात करें तो वाकई लोग रोने लगते हैं क्योंकि दिल पे असर होता है। इनके पास वो पावर है जो कि मेरे पास नहीं है, मैं वो कमांड ही नहीं कर सकती। हालांकि मैं बजाते खुद मुझसे कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारा मज़हब क्या है। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट को अब भी ये इस्तेमाल करें और जैसे ये जारी करते हैं अपने अहकाम, ऐसा हुक्म जारी करें कि हर जुमे के हर खुतबे में औरतों के हुकूक, जिसको हज़रत खतीजा और हज़रत आयशा और हज़रत ज़ैनब और हज़रत कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा उनके वसीले से रखें तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और फिर जब आप देखेंगे कि ये सब इज्तिमा होते हैं उसमें ख़वातीन भी होंगी और मर्द भी होंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उन्होंने ये कहा था कि जो लोग तलाक़ बिद्दत प्रैक्टिस करेंगे उनको उनका सोशल बायकॉट किया जाएगा। ये भी कहा था और उन्होंने जमीयतुल उलमा हिंद ने ये भी कहा था कि चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे चाहे कुछ भी कहे, हम इस पे अमल करने वाले नहीं। जमीयतुल उलमा के एक फैक्शन ने ये बात कही थी। एक फैक्शन, हाँ एक फैक्शन ने ये बात कही थी, दूसरे ने तो मुझे याद भी नहीं कि क्या कहा था, मगर ये भी कहा था कि इसका सोशल बॉयकॉट करेंगे। पर यही बात बहुत ज़ोर से कहें, बार बार कहें, हर प्लेटफॉर्म से कहें, देन यू कैन, फिर एक तब्दीली आएगी समाज में। और जब आप देखते हैं कि जब इनकी कोई ना कोई इजलास होता है तो टोटली जेंडर ब्लाइंड होता है, उसमें किसी औरत का कोई प्रेजेंस ही नहीं होता। जबकि मस्जिद नबवी में हज़रत रसूलुल्लाह के ज़माने में ख़वातीन आके हज़रत से सवाल जवाब करती थी कि औरतों के लिए क्या है, औरतों के लिए ये क्यों नहीं है, यानी एक तरह से मनाजरे होते थे। अब जब आज से 1437 साल पहले ये होते थे और अब हम उसको हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, कोई सवाल और जवाब का कोई हमने मौका ही नहीं रखा है। तो अगर हम उलमा की बात, अगर उलमा को जो रोल प्ले करना चाहिए, जो किरदार अदा करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जो मुसलमान हैं और ख़ास वो लोग जो कि थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनको इस्लाम की भी समझ है और दुनियादारी भी समझते हैं, तो उनका क्या रोल हो सकता है? और ख़ास तौर पर जो यंग मुस्लिम्स हैं उनका क्या रोल हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में मुस्लिम नौजवान जो है वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को लेकर के वोकल हुआ है, जिसमें एक बड़ी तादाद मुस्लिम ख़वातीन, यंग मुस्लिम वुमेन की भी है, तो उसका क्या रोल आप देखती हैं? किस सेंस में है? यानी कि इस तरह के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं विद इन कम्युनिटी उसको सॉल्व किया जा सके। एक पॉइंट तो यह है कि एक थॉट तो यह है कि जो मज़हब के जो सब ठेकेदार और जो गेट कीपर्स बैठे हैं उनके हाथ से ये चीज़ ले लेनी चाहिए
और उनको फिर हम अपने तरीक़े से उस पे एक जिस तरह से मॉडर्न इस्लाम में जो एक लिबरलिज़म है, एक लिबरलिज़म भी है और एक प्लूरलिज़म भी है इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम में आपको पता है 5 फ़िक़ा हैं और कोई फ़िक़ा किसी पे किसी सबक़त नहीं ले जा सकता, हर एक और यही इस्लाम की खूबसूरती है कि अलग अलग तरह से लोग सोचें, और कुछ लोग फ़िक़्ह से बाहर भी, और कुछ फ़िक़्ह से बाहर भी, पांचों फ़िक़्ह को भी नहीं मानते जी, कुछ वो भी नहीं मानते, वो भी मतलब लकुम दीनकुम वलिया दीन, कोई कभी इस्लाम ने किसी पे कंपल्शन नहीं लगाया है, मगर हम हर चीज़ को एक तरह से कंपल्सरी बनाते हैं। हम अपनी जो हम अपने फतवे हैं वो जारी करते हैं, हम अपने डंडे से काम लेते हैं। तो ये भी एक ख्याल है कि हम उनकी दस्तरस से दूर निकल जाएं। तो ये हो सकता है यही हो जाए, हो सकता है कि देखिए ना, कोई इस्लाम में तो कोई ना ऑर्गेनाइज चर्च है, ना कोई आर्च बिशप है, कुछ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला आपकी शहरग से ज़्यादा नज़दीक है, तो कौन किसी से क्या कह सकता है। मगर ये भी ख्याल है कि जब हमें गलत रास्ते पे ले जाया जा रहा है और आज हम उसका ये नतीजा भुगत रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, किसी ऑल इंडिया बोर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट इवन, यानी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भी नहीं है। यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से लोग अपॉइंटेड हैं, और उससे एक जम्मे गफ़ीर में एक मुट्ठी भर से भी कम औरतें हैं, तो उसकी कोई किसी किस्म की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। मगर अच्छा रोल प्ले कर सकते थे ये, जो उन्होंने नहीं किया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो अफसोस ये है उस वक्त भी ये अड़े रहे अपने एक तरह से अपने पुराने ख़यालात के चक्रव्यूह में, ये लोग उसी में घसीटते रहे। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि जिस तरह का रिएक्शन ये आज से कोई 10 साल 5 साल पहले जिस तरह से रिएक्ट करते थे, अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, ये पिछले 5-10 सालों में उस तरह का रद्द अमल इन मौज़ूआत पर उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। मतलब क्या आपका कि ये कि जिस तरह से बिल्कुल जैसे अभी एक काबीना ने जो पास, मरकज़ी काबीना ने जो बिल जिसको मंजूरी दी, उसको लेकर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई रिएक्शन उस तरह से नहीं किया है कि ये इस्लाम ख़तरे में है। वरना पहले ये होता था कि कुछ भी तलाक के बारे में या इस्लाम के बारे में कुछ भी बात करो तो एक दूसरे तरह से ये कमज़ोर पड़ गए हैं, जिसे कहते हैं देयर इन द बैक फुट। अब क्या करें, अब बैक फुट पे आ गए, तो ये एक तरह से मगर ये तो नहीं होना चाहिए ना कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं। हमने खुद अपने रिफॉर्म्स लेके आए हैं। जब आज से 1437 साल पहले जबकि नई पैदा हुई बच्ची ज़िंदा दरगोर होती थी, उस वक्त इस्लाम ने औरत को जायदाद का हक़ दिया। और आपको पता है कि कुरान में तो हर डिटेल है, किसको कितना औरतों के हवाले से। तो इतना प्रोग्रेसिव मज़हब कि जिसमें रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी में औरतें आके और रसूलुल्लाह से सवाल और जवाब करती थीं, उसको हमने इतना एंटी जेंडर बना दिया है कि पूरी दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम से ज़्यादा एंटी जेंडर तो कोई मज़हब ही नहीं है। जहाँ पूरा वाक़या करबला देख लीजिए, उसमें इस्लाम को बचाया किसने? उनकी इमाम हुसैन की 2 बहनों ने और हज़रत अली की 2 बेटियों ने, क्योंकि सारे जो मर्द थे वो ख़त्म हो चुके थे। इन्होंने पूरे अरब में घूम के खिताबत करके और लोगों को समझाया, और उसके तो मतलब ये है इस्लाम में औरतों का इतना बड़ा। और कौन थी वो हज़रत खदीजा? वो कौन थी हज़रत की बीवी जो कि एक बिज़नेस वूमन भी थी, जिनके लिए हज़रत काम करते थे, जो 17 साल उम्र में उनसे बड़ी थी, जो एक बेवा थी। यानी क्या एग्जाम्पल्स थे कि आप बेवा से शादी करेंगे, आपने बड़ी औरत से शादी करेंगे, वो बिज़नेस की होगी, आप उसके लिए काम करेंगे, उससे आप क्या लेसन लेते हैं? तो ये सब चीज़ों में हमने इसका कोई असर नहीं लिया, और हमने हमारे मज़हब का दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि इस्लाम जैसा एंटी जेंडर तो कोई मज़हब ही नहीं है। तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, और मैं बहुत इस बात का मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक औरत हूँ और मुझे मेरे मज़हब ने इतने हुकूक़ दिए हैं। मगर कितनी औरतें ये बात समझती हैं, और अगर नहीं समझती तो उसका सरासर कसूर उनका है कि जो उन तक कुछ कम्युनिकेट नहीं कर सके। शुक्रिया सईदा आपा हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक नए मौजू, एक नए मेहमान के साथ। तब तक खबरों, तज़्ज़ियात और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप द वायर urdu.com पर जा सकते हैं।